नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो था कि आखिर भ्रष्टाचार क्या है, यह इंडिया में किस तरीके से आया और आखिर इसके लिए हमने क्या प्रावधान किए और उनके अंदर हमने कब कब अमेंडमेंट्स किए या इसका जो एक्ट है वो कब चेंज किया गया, आखिर किन समितियों ने इसके अंदर जो है सुझाव दिए, जिन सुझावों को एक्सेप्ट करके जो है नया जो अमेंडमेंट है वो किया गया। ये सारी चीज़ें हमने जो है पिछले वीडियो में देखी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है हमारी वीडियोस के लिंक में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको जो ये सेक्शन वाइज जो आज हम शुरू कर रहे हैं ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आज जो सेक्शन वाइज जो प्रोविज़न है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह वो पार्ट है जहाँ से हमारे लिए जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो है टोटल 5 चैप्टर हैं इस पूरे एक्ट के अंदर और 31 सेक्शंस हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है इसका इस वीडियो में पूरा कर लें। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में इसकी जो विस्तार है यानी कि एक्सटेंशन कहाँ कहाँ पर है, इसकी परिभाषाएँ और इसके अंदर जो है विशेष न्यायालय कौन से होंगे, विशेष न्यायाधीश कौन से होंगे, वो क्या दंड दे सकेंगे, आखिर वो कौन सी प्रक्रिया फॉलो करेंगे विचारण के दौरान, वो सारी चीज़ें जो हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इसका जो अधिनियम संख्या क्रमांक है यानी कि एक्ट नंबर है वह है 49। इसके अंदर टोटल चैप्टर 5 हैं और टोटल जो सेक्शंस हैं यानी कि धाराएँ वो हैं 31। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और भारत के बाहर भारत के जो नागरिक हैं उनके ऊपर भी यह लागू होता है। प्रेसिडेंट की परमिशन यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति जो है इसे 9 सितंबर 1988 को प्राप्त हुई और इसकी जो लागू होने की दिनांक है यानी कि कमेंसमेंट डेट है वो भी 9 सितंबर 1988 है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि 2018 का जो संशोधन था वो किस दिन लागू हुआ, ये जो क्वेश्चन है ये हमसे पूछा जा सकता है, इसलिए हमें ये नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 26 जुलाई 2018 के दिन जो है वो संशोधन लागू हुआ था। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह जो अधिनियम है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, यह किस चीज़ के बाद लाया गया यानी कि किस चीज़ को रिपील करके लाया गया। तो हमने जैसा कि इंट्रोडक्शन लेक्चर में देखा था कि सबसे पहले जो है भ्रष्टाचार निवारण का जो कानून था उसकी व्यवस्था IPC 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत की गई थी। उसके चैप्टर 9 के अंदर सेक्शन 161 से लेके 165A तक जो था उसे रिपील करने के बाद जो है यह अधिनियम लाया गया था। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। सबसे पहले दी गई है निर्वाचन। यहाँ ये शब्द इसलिए जानना जरूरी है कि जब अंदर अधिनियम के अंदर जहाँ कहीं भी निर्वाचन आएगा तो वहाँ इसके अंदर जो इंक्लूड किया गया है वो सारी ही चीज़ें समझी जाएंगी। तो निर्वाचन के अंदर यहाँ पर जो है सांसदों के निर्वाचन यानी कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, MPs होते हैं वो, या विधानसभा यानी कि जो MLAs होते हैं, विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके जो निर्वाचन होते हैं वो, स्थानीय प्राधिकरण यानी कि जो आपके लोकल स्तर पे लोकल बॉडी जो चुनाव होते हैं उनके अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है वो सारी जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है वह निर्वाचन शब्द के अंतर्गत आती है। बी, लोक कर्तव्य यानी कि पब्लिक ड्यूटी क्या होगी। तो यहाँ यह बताया गया है कि ऐसे कर्तव्य जो कि जनता या फिर जो समाज है उनके अनुकूल या फिर उनके फ़ायदे के लिए जो कार्य राज्य द्वारा किए जाते हैं वह पब्लिक ड्यूटी होगी, ये लोग कर्तव्य होंगे। अब यहाँ राज्य क्या होगा तो ये समझना भी जरूरी है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर प्राधिकरण या कोई निकाय, ऐसा निकाय जो कि सरकार द्वारा स्थापित है यानी कि उसके स्वामित्वाधीन है या उसके कंट्रोल में है यानी कि नियंत्रणाधीन है या फिर उसकी सहायता से चल रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वह राज्य के अंतर्गत आएगी। और एक ऐसी कंपनी यानी कि सरकारी कंपनी जो कि 1956 जो कंपनी एक्ट है उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है वह भी जो है राज्य के अंतर्गत यहाँ पर आएगी। सी, पब्लिक सर्वेंट कौन होंगे यानी कि लोक सेवक कौन होंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हमें समझना जरूरी है। तो इसका जो सबसे सटीक जो पॉइंट है वो यह है कि हर वो कर्मचारी, हर वो अधिकारी जो कि सरकार से मानदेय प्राप्त करते हैं यानी कि जो सैलरी प्राप्त करते हैं वो जो हैं लोक सेवक होंगे। और साथ ही ऐसी संस्थाएं और ऑर्गेनाइजेशन जो कि सरकार द्वारा स्थापित हैं या उनके अनुदान द्वारा जो है चल रही हैं, तो उनके जो अधिकारी या कर्मचारी हैं वो भी लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। तो वो कौन कौन होंगे, तो सरकारी सेवक या फिर जो स्थानीय निकाय हैं उनके अंदर जो सेवक हैं वो, या निगम, कॉरपोरेशन, निकाय का जो सेवक है वो,
या न्यायाधीश, और फिर जो न्यायाधीश द्वारा लिक्विडेटर, रिसीवर या जो कमीशन जो नियुक्त किए जाते हैं वो भी लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। मध्यस्थ यानी कि आर्बिट्रेटर, निर्वाचन या फिर उससे संबंधित जो संचालन प्रक्रिया है उसको चलाने के लिए, तो जैसे निर्वाचन के लिए जो निर्वाचन वाली जो तैयार की जाती है उसको जो तैयार करते हैं वो भी यहाँ पर लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए जो प्राधिकृत व्यक्ति है, या जो सहकारी संस्थाएं हैं, जैसे कि जिला सहकारी संस्थाएं हम हर ज़िले में देखते हैं जिसके द्वारा जो किसानों को खाद और बीज वगैरह दिए जाते हैं, या फिर जो सोसाइटी हो गई जहाँ से राशन दिया जाता है। तो जो ये ऐसी सोसाइटी या ऐसी जो सहकारी संस्थाएं हैं जो सरकार द्वारा बनाई गई है या सरकार के द्वारा स्थापित हैं, तो उनके जो अध्यक्ष हैं या सचिव है या जो अन्य पदाधिकारी हैं वह भी जो है पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। सेवा आयोग का जो अध्यक्ष या सचिव या कर्मचारी या सदस्य जो हैं, यानी कि जैसे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, या फिर जो अन्य स्टेट सर्विस कमीशंस होते हैं, वो सारे जो होते हैं उनके जो अध्यक्ष या सचिव या कर्मचारी या जो सदस्य हैं वह लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। विश्वविद्यालय का उपकुलपति, सदस्य या कोई कर्मचारी, शैक्षणिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक या अन्य संस्था का पदाधिकारी या कर्मचारी, इन सब में ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लोग सरकार के द्वारा जो है इसमें सैलरी प्राप्त करते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हों या जो है पार्शियली काम कर रहे हों, उनको उसके लिए पार्शियल सैलरी मिल रही हो सरकार के द्वारा, तब भी वह यहाँ पर लोक सेवक समझे जाएंगे। डी, अनड्यू एडवांटेज यानी कि असम्यक लाभ। इससे मतलब है कि ऐसा लाभ जो विधिक पारितोष से भिन्न कोई भी पारितोष हो, यानी कि ऐसी जैसे कि आपके लिए जो विधिक पारितोष है, यानी कि जो आपका काम आप कर रहे हैं उसके लिए जो आपको सैलरी मिलती है सरकार के द्वारा, उसके बाद या फिर उससे भिन्न कोई चीज़ अगर आप उस काम के लिए पा रहे हो, कोई काम करने के लिए अगर आपको मिल रही है, तो वह जो है यहाँ पर अनड्यू एडवांटेज होगी। इसी के लिए जो ये शब्द है, इसी से ये मालूम पड़ता है क्या कि भ्रष्टाचार में क्या इंक्लूड हो सकता है। हो सकता है कि आपको किसी काम को करने के लिए कुछ दिया जाए, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो पैसा हो, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो किसी काम को करने के लिए या फिर किसी काम को नहीं करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो है वो जो लाभ है, अतिरिक्त लाभ अगर वो किसी कोई लेता है तो वो अनड्यू एडवांटेज यानी कि असम्यक लाभ के अंतर्गत आता है। चैप्टर 2 सेक्शन 3 से लेकर 6 तक है। इसमें बताया गया है कि विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, उनके अधिकार क्या होंगे और प्रक्रिया क्या होगी। सेक्शन 3 विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार, मतलब उनको अपॉइंट कौन करेगा, वो बताया गया है सेक्शन 3 में। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकेगी, और जो ऐसे न्यायाधीश हैं वो ऐसे मामलों में जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो हैं जो अपराध हैं जो दंडनीय हैं, या फिर जो ऐसे अपराध हैं यदि कोई उसका दुष्प्रेरण करता है या षड्यंत्र करता है या ऐसे अपराधों को करने का प्रयास करता है, तो उनको जो है ऐसे न्यायाधीश जो हैं उनका विचारण कर सकेंगे और उन्हें दंड दे सकेंगे। विशेष न्यायाधीशों की अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, किसे विशेष न्यायाधीश जो है नियुक्त किया जा सकेगा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हैं कि सत्र न्यायाधीश या फिर अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश। तो इससे मतलब है कि या तो वो इन तीनों में से कोई है, मतलब वर्तमान में या तो वो सत्र न्यायाधीश है या अपर सत्र न्यायाधीश है या सहायक सत्र न्यायाधीश है या फिर रहा हो। तो ऐसे अगर वो क्वालिफिकेशन रखते हैं तो उन्हें विशेष न्यायाधीश जो है नियुक्त किया जा सकता है। सेक्शन 4 विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारण के प्रकरण। अब जो विशेष न्यायाधीश जो हैं वो विचारण को किस तरीके से प्रोसेस करेंगे वो यहाँ बताया गया है। तो सीआरपीसी में तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी बात के होते हुए भी धारा 3(1) जो है इस अधिनियम की, उसके अंतर्गत अगर कोई मामला आता है तो उसे विशेष न्यायाधीश द्वारा ही विचारण किया जाएगा। और उसके अंतर्गत कौन विचारण कर सकेगा, अगर अपने को उसके अंदर भी अगर करना हो अगर क्लासिफिकेशन, तो उसमें धारा 3(1) के अपराध का विचारण निम्न में से कोई करेगा। या तो किसी क्षेत्र में जहां अपराध हुआ है उसके लिए कोई नियुक्त है न्यायाधीश उसके द्वारा, या फिर जो अपराध हुआ है उस अपराध के लिए अगर किसी को न्यायाधीश नियुक्त किया गया है तो उसी के द्वारा वो सुना जाएगा, विचारण किया जाएगा, या फिर किसी विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, या फिर केंद्र सरकार द्वारा जो नियुक्त न्यायाधीश है उसके द्वारा वो विचारण किया जाएगा। तो ये केंद्र सरकार वाला जो न्यायाधीश वाला पॉइंट है, इसमें वो तभी करेगा जब एक से ज़्यादा न्यायाधीश वहाँ पर हैं, तब उसमें से डिसाइड करना है कि किसके द्वारा विचारण किया जाए, तब वहाँ पर जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधीश है उसके द्वारा उस मामले का विचारण किया जाएगा। इन मामलों के विचारण के दौरान, मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत अगर किसी का जो है विचारण चल रहा है और उसके दौरान यह पता चलता है कि उस अभियुक्त के ऊपर सीआरपीसी के अंदर किसी अन्य जो है अपराध के लिए भी जो है कार्रवाई चल रही है, तो उसका जो कार्रवाई है या जो सुनवाई है वो उसी विचारण के दौरान की जा सकेगी उसी विशेष न्यायाधीश द्वारा। और जो ऐसा विचारण होगा वह 2 वर्ष में पूर्ण किया जाएगा
और यदि वह 2 वर्ष में पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त अवधि बढ़ा दी जाएगी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह जो अवधि होगी ये 4 वर्ष से ज़्यादा की नहीं होगी। अब इस 4 वर्ष में क्या इंक्लूड होगा, तो 2 वर्ष तो जो दिया हुआ है वह, और जो 6 महीने करके अपन बढ़ा रहे हैं वो भी 2 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। तो इस तरीके से 4 वर्ष से ज़्यादा की अवधि नहीं होगी। सेक्शन 5 विशेष न्यायाधीशों के अधिकार एवं प्रक्रिया। अब उनके अधिकार क्या होंगे, प्रोसीजर क्या होगी, वह सेक्शन 5 में बताया गया है। तो यहाँ पर विशेष न्यायाधीश जो है विचारण के दौरान यदि अभियुक्त जो है वह उपस्थित नहीं होता है तो भी उसके बिना जो है विचारण कर सकेगा, जैसा कि वारंट मामलों के दौरान किया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को जो है किसी व्यक्ति के पास से अगर उसे कोई साक्ष्य प्राप्त हो रहा है किसी अपराध के लिए, तो ऐसे साक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को जो है जो विशेष न्यायाधीश है वह सीआरपीसी की धारा 307 के अधीन जो है उसे क्षमादान दे सकेगा। लेकिन वह ये तभी करेगा जब वह व्यक्ति जो है उसे संपूर्ण जानकारी देगा जो भी उसे पता है उस अपराध से रिलेटेड। अब ऐसा व्यक्ति कौन होगा, तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उस अपराध से संबंधित रखता हो या कि जुड़ा हो, या फिर उस अपराध के अंतर्गत वो करता रहा हो, यानी कि उसके अंदर उसने पार्ट किया हो या उसके अंदर उसने कुछ कार्य किया हो उस अपराध में, तो वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इस पूरे मामले में जो विशेष न्यायालय होगा उसे, जो विशेष न्यायाधीश होगा तो उसे यहाँ पर जो है सत्र न्यायाधीश या सत्र न्यायालय समझा जाएगा, और ऐसा व्यक्ति जो वहाँ पर अभियोजन कर रहा है उसे जो है लोक अभियोजक समझा जाएगा। यहाँ पर जो कार्यवाही जो विचारण में ली जो कार्यवाही जिस कार्यवाही से ये किया जाएगा वह सीआरपीसी की धारा 326 और 475 के अनुसार होगी। यहाँ पर विशेष जो न्यायाधीश है उन्हें विधि द्वारा जो प्राधिकृत है, जो दंड देने के लिए जो उनको प्राधिकृत किया गया है वह सारे ही दंड वो यहाँ पर दे सकेंगे। और जो विशेष न्यायाधीश है उन्हें जिला न्यायाधीश की संपूर्ण शक्तियाँ एवं कृत्य जो है प्राप्त होंगे। सेक्शन 6 संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति, यानी कि समरी ट्रायल करने की जो शक्ति है वह यहाँ पर विशेष न्यायाधीश को प्राप्त होंगी। तो विशेष न्यायाधीश जो है वो संक्षिप्त विचारण कर सकेंगे और 1 वर्ष तक की अवधि का दंड दे सकेगा। लेकिन यदि विशेष न्यायाधीश को लगता है कि मामले में 1 वर्ष से अधिक की सज़ा दी जा सकती है तो वह लिखित आदेश द्वारा पक्षकारों की सुनवाई के बाद साक्षियों को पुनः बुलाकर वारंट ट्रायल कर सकेगा। अब अगर संक्षिप्त विचारण करता है और अगर उस संक्षिप्त विचारण में जो है वह किसी को दंड देता है जो कि कारावास 1 माह तक का या जुर्माना जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा, अगर इस तरीके का जो दंड देता है यानी कि 1 माह प्लस 2000 रुपये का जुर्माने का दंड अगर वो देता है तो उसकी कहीं पर अपील नहीं होगी। लेकिन अगर यही दंड जो है 1 माह और 2000 रुपये से ज़्यादा का होता है तो अपील हो सकेगी। तो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का। इसके बाद वाला चैप्टर 3 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।